नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। कहा जाता है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, अगर ये नहीं तो इंसान की जिंदगी बेकार होकर रह जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग खुद अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं और जानबूझकर उन ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर लेते हैं जो मुज़र सेहत है। सिर्फ ज़बान के चस्के और कुछ देर के मज़े के लिए ये दौलत अपने हाथों से लुटा बैठते हैं और अज़ियतनाक मौत को गले लगाते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन कुछ लोग इस बात को बिल्कुल उलट साबित करते हैं और ज़बान के चस्के के लिए खुद ही मौत के रास्ते पर आंख बंद करके निकल जाते हैं और उनको जितना रोकने की कोशिश की जाए ये किसी की नहीं सुनते और अपनी कब्र अपने ही हाथों खोदते हैं। दिमाग में कीड़े पड़े, इतने बड़े बड़े, दवाई लगाते थे तो सारे कीड़े एकदम जैसे लैंड से निकलते थे। से गोश्त निकल, अभी तक गोश्त वैसा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी माशरे में पान, छालिया, गुटखा, मावा, जिसके खाने का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रंग बिरंगे कागजों में जगह जगह बिकने वाले गुटखे की तैयारी में हर वो मुज़र सेहत चीज इस्तेमाल की जाती है जो कैंसर के अलावा मसूड़ों, हलक, फेफड़ों, मैदे की जानलेवा बीमारियों का सबब बनती है। गुटखे के अंदर कांच के टुकड़े डाले जाते हैं, जानवरों का खून डाला जाता है और इसके अंदर ड्रग्स थोड़ा सा मिलाया जाता है। वो चीजें जानलेवा चीजें पड़ती हैं। जब हमारे इलाके मेरे घर के बराबर में एक कैंसर से बंदा मरा। गुटखे मेनपुरी खाने के शौकीन हजरात ये जानने के बावजूद कि इन चीजों का इस्तेमाल कितना खतरनाक है, इससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है और ये लत एक बदनुमा दाग की तरह हर गली कूचे में थूकी गई पिचकारियों की सूरत में सजी नजर आती है। बस मजा ऐसा है, पता नहीं क्या मंशा इसमें डला होता है कि इंसान खा के मजा ही आ जाता है इंसान को। एवरीथिंग माहौल पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये चीज़ मिलेगी नहीं तो खाएगा कहाँ से बंदा? अब सब कुछ चीज़ अवैध है और एक माफिया की तरह पूरे माशरे में फैलती जा रही है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आईजी गुलाम नबी मेमन ने इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए सूबाई सतह पर टास्क फोर्स कायम की, लेकिन आज भी वही सब कुछ आजादाना हो रहा है जो पहले हो रहा था। कानून, जुर्माने, सजाएं भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह गुटखा, मेनपुरी, मावा और दीगर नशे आवर चीजों की खुलेआम खरीदो फरोख्त जारी है, ये अपनी जगह खुद एक अलमिया और अफसोस का मकाम है और सवालिया निशान है जो चीख चीख कर सवाल कर रहा है कि मैं कहाँ हूँ। सच का सफर ने इस मौजू के जरिए आवाम में आगाही और शऊर देने की छोटी सी काविश की है ताकि वो इस पछतावे से बच सकें जो इनको बाद में होता है। पान, छालिया, मावा, गुटखा, इन चीज़ों का इस्तेमाल कराची में आम है, लेकिन कुछ इलाकों में इन चीज़ों को बतौर आदत इतना ज़्यादा खाया जा रहा है कि वहाँ के रिहायशी मुंह के कैंसर और दीगर ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इन चीज़ों पर अक्सर हुकूमती सतह पर पाबंदियाँ लगती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उसी तरह हर गली मोहल्ले की दुकानों पर मिल रहा है। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि दर हकीकत जहर बेचा जा रहा है जिसको आप अपने ही मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीद रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम केवाड़ी में मौजूद हैं और जिस जगह मैं आपको लेके जा रही हूँ 27 साल जवान लड़का था, लेकिन गुटखे की लत का शिकार हुआ और बिलाखिर इबरतनाक मौत का शिकार हुआ और इस वक्त उसके घर वाले कितनी तकलीफ में हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या है ये? गुटके। गुटखे आप खुद भी खाते हो? हाँ। आपकी क्या उम्र है बेटा? 15। और ये आप क्या किसको देने जा रहे हैं? घर पे। घर पे सब खाते हैं? बाप भाई। खरीदा कहाँ से? इस दुकान से। मुझे लेके चलोगे उस दुकान तक? रुको रुको, भागना नहीं, इसका हाथ पकड़ ले। कहीं नहीं जाएगा। कितने का दिया उन्होंने तुम्हें? 10 का एक। खोल के दिखाओ जरा, थैला दिखाओ। इसके अंदर ट्यूबलाइट के शीशे तोड़ के मिलाए जाते हैं, इसके अंदर ड्रग्स मिलाया जाता है ताकि जो एक दफ़ा खा ले तो सारी ज़िंदगी इसके लत में मुब्तला हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी बगैर गुटखा खाए फिर नहीं गुजरती है। ये 15 साल की उम्र का लड़का ये पूरा तेला लेकर जा रहा है, कल इसको जब कैंसर होगा और ये दर दर की टोकरे खाएगा, इसके वालिदैन जलील होंगे, इसके जवाबदार कौन है? आज हमारे इदारे, हमारी पुलिस सोई पड़ी है और पूरी कीमाड़ी में मंशियात घर घर फरोख्त किए जा रहे हैं और कोई इसके ऊपर इकदाम नहीं किए जा रहे। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में 337J लगी थी, जिसके मुताबिक गुटखा मावा बनाने वालों की चीखें निकल गई थी क्योंकि नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी हो रही थी और 10 साल की सजा सुनाई जा रही थी। अब हमने ये देखा है कि कानून तो बहुत सारे हैं, अभी
टास्क फोर्स भी बना दी गई है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी जो भी शख्स या जिस भी प्रेमिसेस में गुटखा बन रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इवन अगर कोई अफसर सरकारी सतह पर मुलव्विस है, इनको सपोर्ट कर रहा है, तो उनको सस्पेंड भी किया जाएगा। और अभी 2 SSP सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ये आप देखें, ये हम लोगों को बासानी हर गली मोहल्ले में नजर आ रहा है। और बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है ये खा रहे हैं। आपको पता क्या है ये नुकसानदेह है? मजा आता है इसको खाने में। यहाँ से कैंसर में फौत हुए? हाँ, 2-3 मर गए। रहा नहीं जाता। बहरहाल ये इदारों को चाहिए जिनकी नाक के नीचे खुलेआम ये हो रहा है। टास्क फोर्स, मैं IG साहब से कहूँगी, टास्क फोर्स बना देने से और कानून जो है वो लागू कर देने से कुछ नहीं होता। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी ना, ये मसले मसाइल इसी तरह से रहेंगे। ये लिए आपका शॉफर, और हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। हम आपको वो दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि आप खुद अपनी सेहत के दुश्मन हो। अगर आप खाना बंद कर दो, ख़रीदना बंद कर दो, तो बेचने वाले आखिरकार अपना कारोबार बंद कर देंगे। इस पे जो सज़ाएं हैं वो 5, 6, 7, 8 के तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा है और कम से कम 1 साल की सज़ा है और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। गुटखा बनाने वाले पे भी और जो गुटखा बेच रहा है उस पे भी, और जो गुटखा खाते हैं उसके हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ कि गुटखा खाने का ये है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी ट्रांसपोर्ट पर, किसी भी जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में, कहीं पे भी जो है वो गुटखा नहीं खा सकते। लेकिन बदकिस्मती से हमें हर जगह गुटखा ना सिर्फ खाने वाले दिखते हैं बल्कि उनकी बाक़ियात होती हैं वो भी हमें नज़र आती है। इसी तरीके से ये आपको पीके नज़र आ रही होंगी। ये देखें आप, कराची शहर की हर दीवार का ये हाल है। ये रंगो रोगन नहीं है, ये गुटखे की पीके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं C कैटेगरी की छालियाँ इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आप A क्लास कैटेगरी की छालियाँ भी इस्तेमाल करेंगे ना, लेकिन जब आप उसे सोक करेंगे तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाएगी, यानी कि वो छालियाँ कैंसर फैलाने का सबब बनती है। बहुत से लोग अपनी जानों से गए। उसी तरह की एक फैमिली के पास मैं आपको लेके जा रही हूँ। नाज़रीन, हम उस लड़के इमरान के घर पर आ गए जो कि मैंने आपको बताया जवां साला लड़का था और शादीशुदा था। एक बेटा था उसका। वो जो अपना गुजर बसर करता था वो मछलियाँ वगैरह पकड़ के करता था, यानी माही गिर था। इस वक्त उसके जो लवाहिकीन हैं उसमें उसके माँ बाप हैं, उसकी जवां साला बीवी है और उसका छोटा बच्चा है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यूसुफ। कितने साल के हो आप? पापा कहाँ हैं? मर गया। कैसे? कैंसर थी मुंह में, इसलिए मर गया। आपने अपने पापा को तकलीफ में देखा था? कैसी तकलीफ होती थी उन्हें? सांस रोती थी। फिर घर वाले क्या करते थे? उसको लेके जाते थे दवाई के लिए, फिर उसको मुंह में से कीड़े आ गए। जो कोई भी इस तरह से गुटखा खा रहा होता है तो आप क्या कहते हो? आपको डर लगता है? आप अपने दोस्तों से क्या कहते हो? आपको इसको कुछ खाना नहीं तो ना वो भी चले जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से उन लोगों को अवेयरनेस दें जो इस तरह की लत में मुब्तला हैं या इसका शिकार होने जा रहे हैं। तो वो ये देखें कि बाद में आपको, ना सिर्फ आपको तो जो तकलीफ़ होती है और आप के साथ तो जो होता है सो होता है, लेकिन जो आपकी फैमिली होती है ना, वो बाद में कैसे सर्वाइव करती है। अब ये बच्चा यतीम है, उनके वालिद साहब से बात करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? इमरान के अलावा 4 और है। मुझे लगता है आप भी गुटखा, पान, छालिया कुछ ऐसा कभी कभी खाते हैं, मेरा नशा नहीं है, कभी शौक हो जाता है। इमरान को ये आदत कब से थी? काफ़ी टाइम अरसा मुंह खराब हुआ फिर भी गुटखा नहीं छोड़ता था। नहीं छोड़ता था? छोड़ दिया था, फिर गुटखा खाया, फिर छोड़ दिया, फिर खाया। तो ये अपने आप को अगर नहीं खाते थे फिर बोलते थे दर्द होते हैं, जब खाते थे तो दर्द कम हो जाता था, तो इसलिए उसने नहीं छोड़ा। उसका इलाज हो रहा था? इलाज तो हो रहा था, इनका कर रहा था इलाज, में कोई फायदा नहीं। नाज़रीन, ये तस्वीर है इमरान की, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप इलाज के लिए कहाँ कहाँ लेके गए? यहाँ ये सिंध में लेके जाते थे, वहाँ से इसका 15,000 रुपये एक हफ्ते का खर्चा हो। राजनगोट उस गांव का नाम था, वो डॉक्टर अब्दुल कादर साहब। इसको 2 साल इस तरह चलाया जैसा बिल्कुल सही हो गया। जब इसने चलते चलते फिर कोई महसूस नहीं पड़ा, पर इसके दिमाग में कीड़े पड़े, इतने बड़े बड़े दिमाग में कीड़े पड़ गए? कीड़े निकले और ये चिप्पिए के अंदर से हम लोग खींच के निकालते थे। कीड़े मारने की दवाई मंगाई हमारे से, फिर इसको दवाई लगाते थे तो सारे कीड़े एकदम जैसे लैंड से निकलते थे और यहाँ बड़ा सुराख हो गया था। उसकी घर वाली थी, जिस दिन मेरा बेटा दाखिल एडमिट हुआ उस दिन से इसकी घर वाली बच्चे को छोड़ के भी भाग गई। और हम लोग उधर बेसल स्कूल में थे, वहाँ का इलाज हो रहा था मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बड़ा दिन लोगों के घर में खुशियाँ थी, वो हमारे घर में मातम थी। ईद के दिन इंतकाल? ईद वाले दिन
बकरा से ईद वाले दिन। उसके बाद हम ये देख रहे हैं इस इलाके में हर दूसरा तीसरा शख्स गुटखा खा रहा है। नहीं, अमान भाई ने बहुत कोशिश किया कि गुट, मगर कोई फिर भी सही, आपके और बच्चे भी गुटखा खाते हैं? अभी कम ना खाते हैं, मगर कम खाते हैं मगर कम खाते हैं, यही बात मुझे शुरू से पता चल रही है। ये जो लत है ना, जैसे कहते हैं नशे की तरह की लत है जो छूटती नहीं है आसानी से, बाकायदा इसके लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए। इन्होंने क्या कहा अपने बेटे के हवाले से कि किस तरह से कीड़े गिर रहे थे और किस तरीके से था, वो मैं चाहूँगी कि मेरे एडिटर साहब जो है वो दोबारा से सुनवा दें। दिमाग में कीड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े निकले और ये चिप्पिए के अंदर से हम लोग खींच के निकालते थे। कीड़े मारने की दवाई मंगाई हमारे से, फिर इसको दवाई लगाते थे तो सारे कीड़े एकदम जैसे लैंड से निकलते थे और यहाँ बड़ा सुराख हो गया था। बड़ा बेटा है, उसका भी मुंह खराब हो गया, दांत के नीचे पत्थर बन गया इसलिए गुटके की वजह से। ये पत्थर गलेगा, ये ऑपरेशन से नहीं निकलेगा, मुंह नहीं खुलता है। सही, और यहाँ खुलेआम बनता है? गुटके बेचने वाले खुलेआम बनाते हैं और बेचते होंगे। अच्छा, ये जो इलाका है ना कच्चीपाड़ा, इस हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ के जो MNA हैं और वो वफाकी वजीर सेहत भी हैं, उनका नाम क्या है ज़रा मैं पूछवा देती हूँ आपको, बताइएगा जी कौन है? जनाब MNA अब्दुल कादिर पटेल नाम है। वो खुद इधर कच्ची बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके सामने हर महीने यहाँ पर एक नौजवान कैंसर की वजह से फौत हो रहा है और बदकिस्मती से वो हमारे पूरे पाकिस्तान के वजीर सेहत भी है और वो खुद भी गुटखा खाते हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं, खुद ही प्रोमोट कर रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। सही है, चले खुद खाते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट जो उनके पास जिम्मेदारी आयद है उस लिहाज से वो क्या काम कर रहे हैं, इसका जवाब अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर दीजिएगा। एंट्रेंस आप देख लें कि ना किचन है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, यही किचन है, यही इनका आने का रास्ता है, यही जाने का रास्ता है, यानी कि गुर्बत इतनी आम है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिस घर के कफील वो खुद साहब है जो कि कैंसर में मुब्तला है। 2 उनके बच्चे हैं। जो खातून खाना है वो खुद भी पहले गुटखा खाया करती थी, लेकिन जब शौहर की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया। हमारे साथ हाजी मूसा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, पहले तो मेरी तरफ से और मेरे जितने नाजरीन देख रहे हैं उन सब की दुआएं आपके साथ हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका अच्छे तरीके से इलाज करवाया जा सके और आप दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। लेकिन मुझे पहले ये बताएं, ये गुटखा खाने की आदत कैसे पड़ी और अब डॉक्टर्स आपको क्या कह रहे हैं? अभी 5, 6, 7, 8 साल हो गया, अभी गुटखा खाया, गुटके की वजह से बीमारी हो गई। क्या पता चला कैसे कि बीमारी हुई? गुटखा खाता था, बिल्कुल सही था, गुटखा छोड़ दिया, मुंह बंद हो गया मेरा। बच्चे को देखा, मैं बोला अभी गुटखा नहीं खाऊंगा, लेकिन खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी का मुंह बंद हो गया, मुंह बंद हो गया। मेरे को डॉक्टर ने बोला टेस्ट करा, टेस्ट हम लोग पैसे भी नहीं थे, 5,000 रुपये लेके आओ, टेस्ट करवाया, मेरा घर कर दिया। मेरा डॉक्टर भी वो सही नहीं था, 2.5 साल हो गया मेरा, उधर से गोश्त निकाला, अभी तक गोश्त वैसा ही पड़ा हुआ है। क्या आपके मुंह में पहले कोई दाना हुआ था, कोई जख्म हुआ था? कुछ भी नहीं। अच्छा, अब डॉक्टर आपको क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर बोलते हैं कि मुंह बंद है, तुम नली लगाओ, खाना खाओ, मेहरबानी करके गुटखा नहीं खाओ, गुटखा खाओ भी लेकिन डायरेक्ट नहीं छोड़ो। डायरेक्ट छोड़ने से मुंह बंद होता है, मेरा मुंह बंद हो गया, लेकिन बहुत बेकार चीज है भाई। तो कोई दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे आप? कोई भी नहीं, छोड़ दिया, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। जो इनकी वाइफ है वो पर्दा करती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इनको 3rd स्टेज का कैंसर है, यानी डॉक्टर ने कहा कि अब कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती और जो इनकी एज और जो इनकी सेहत है तो उसकी वजह से अब इस स्टेज पर जो है वो इनको मजीद तकलीफ नहीं दी जा सकती। पान, इन्होंने कहा पान से शुरू किया। पान के हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि यहाँ पर पान में जो कत्था और चूना डलता है ना, कत्था ओरिजिनल नहीं होता, वो ओरिजिनल कत्था नहीं है, वो भी कलर है। आगे चलते हैं और लोगों से आपको मिलवाते हैं। अच्छा, ये आप ये देखें, ये जगह जगह आपको ये रैपर नजर आएंगे, ये कैमरा बखूबी आपको दिखाएगा। और ये दीवारें, लाल होती हुई दीवारें, ये रैपर, ये सब नजर आ रहे होंगे। बेटा, गुटखा मिलता है यहाँ पर? नहीं, पहले मिलता था पूरे किमाड़ी में। आप भी खाते हैं शायद? ऑफ कोर्स। आप नहीं समझते कि जो हम खाने वाले हैं वो कसूरवार हैं? हम खाना बंद कर देंगे क्योंकि हमें इसके नुकसानात पता है, तो बेचने वाला भी बंद कर देगा। एवरीथिंग माहौल पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये चीज़ मिलेगी नहीं तो खाएगा कहाँ से बंदा? अब सब कुछ चीज़ अवेलेबल है, सही है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आम लोग चला रहे, सही है, हाई लेवल के लोग भी चला रहे हैं। एक किराए के कमरे से लेकर अपनी जब 5-5, 6-6 मंजिला इमारत कायम कर ली है, और जब हराम मुंह को लग जाता है तो फिर क्या होता है? हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो है ना,
एक खुशगवार माहौल में निकले। क्या निकले? अच्छा माहौल निकले, अच्छा कल्चर देखे। आपने यहाँ आसपास सुना होगा बहुत हम बात हुई है, बिल्कुल है। लेकिन आपने नहीं छोड़ा क्योंकि इसकी लत मैं ये आपको कह रहा हूँ छोड़ने कि में मुझे मजबूरी नहीं करती। छोड़ने को तो बंदा दुनिया छोड़ जाए, अगर बंद हो जाएगा तो हम भी छोड़ देंगे। क्लियर बात है, कहीं सही से है, नहीं खुद मिल से रहा है तो effort नहीं ठीक करेंगे है, लेकिन। कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि नहीं हो पाती। आंखें बंद करके नहीं खा रहे। क्या मजा क्या आता है इसको खाने में? एवरीथिंग चस्का है कहने का मतलब है, अगर नहीं मिल रहा है तो दांत 4-4 खराब दिन है, 8 मुंह दिन खराब है, इधर पीक रहे हैं उधर पीक रहे हैं। छोड़ने को कोशिश ये कि इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी किमाड़ी बैंड करो। पब्लिक कह रही है हमें इतनी आदत लग गई है कि जब तक ये बैंड नहीं होगा ना जब तक के हमारा एक्सेस नहीं होगा ना, यानी कि नमाज 5 वक्त की पढ़ेंगे भले जहर बेचेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि मुफ्ती साहब से भी पूछूं कि जो लोग ये कारोबार करते हैं जिससे इंसानी सेहत का खिलवाड़ होता है, तो क्या ये इसकी कमाई जायज है या हराम है? किसी भी चीज़ के हराम होने के लिए शरीयत ने कुछ उसूल और कवायद और ज़वाबित मुख्तस किए हैं, मखसूस किए हैं। जब तक उन शराइत का पूरा सामने आना नज़र नहीं आएगा उस वक्त तक हम किसी चीज़ को हराम करार नहीं दे सकते। गुटके के अंदर या मावा के अंदर या जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसमें अगर ऐसी कोई गैर शरई यानी हराम चीज़ों की आमेजिश होती है, जैसा कि मुझे बताया गया है कि गुटके के अंदर जानवरों का खून तक डाला जाता है, तो याद रखिएगा किसी भी जानदार का खून मुतलकन मुकम्मल हराम है। और अगर ये खून डालकर गुटखा तैयार किया जाता है तो ऐसा गुटखा तैयार करने वाला हराम काम का मुर्तकिब है, इसकी सेल करना हराम है, इसकी आमदनी भी हराम है। अलबत्ता अगर वो खून वगैरह नहीं डालता या ऐसे हराम अशिया उसमें इस्तेमाल नहीं करता तो वो हराम तो ना हुआ, लेकिन चूंकि इससे साबित हो चुका है कि गुटखा से मावा से लोगों को मुंह का कैंसर आम तौर पर हो जाता है, तो चूंकि ऐसी कोई चीज़ बेचना जिससे इंसानियत को नुकसान हो, उसकी सेहत खराब हो, यहाँ तक कि उसकी जान चली जाए, ये इंतहाई मकरूह और करीबुल हराम है। अभी इन्हीं गली मोहल्लों में ये दुकानें ये देखें आप, माशाल्लाह पानी की कूलर में, ताकि ये फ्रेश रहे, ताज़ा रहे। ये खुलेआम बिक रहा है और ये इसमें कोई उम्र की तयन नहीं है कि 18 साल से बड़े उम्र के बच्चों को दिया जाए। 3 साल के बच्चे को पैसे देकर यहाँ बेचो, वो यहाँ से खुलेआम गुटखा खरीदेगा, वो खरीद सकता है, इसके लिए कोई कानून नहीं बना। कितने का है ये? 10 रुपए का। 10 रुपए का। अभी ये दोनों कूलर में खरीद लूँ कितने के पड़ेंगे? 400-500 तक बिक। 400-500 की क्या अहमियत है आजकल के दौर में? कोई अहमियत। क्या करे, गुर्बत है, चलाना पड़ता, क्या करे, वो लोग बंद करे तो हम लोग नहीं चलावे। प्रॉफिट क्या होता है? 100-200 बच्चे। 100-200 के लिए ये इंसानी जाने इतनी इजरा तो नहीं है ना? बनाने वाले बंद कर दे तो हम लोग नहीं चलाएंगे ना। वो तो नहीं कर रहे, वो तो ढीठ है, ठीक है, वो तो उन पे बड़े कानून लगा दिए गए, उनके लिए टास्क फोर्सें बना दी गई, ठीक है, वो लोग नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने तो उससे बंगले बना लिए ना। लेकिन आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? बनाने वाले पर और बेचने वाले पर एक जैसी सजाएं। जी जी। कितनी दफा आते हैं पुलिस वाले? कभी कभार आते हैं, खर्चा पानी लेके चले आते हैं? नहीं, हम लोग नहीं देते। ये आता कहाँ से माल आपके पास? नहीं, इलाके में ही बनता है और क्या। अरमान हमारे साथ मौजूद है जो कि इलाके के सोशल वर्कर भी हैं। मुझे ये बताएं, आपने इस गुटके पे बड़ी आवाज उठाई, मैंने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, क्या क्या चीजें डलती हैं इसमें? कांच के टुकड़े डाले जाते हैं, जानवरों का खून डाला जाता है और इसके अंदर ड्रग्स थोड़ा सा मिलाया जाता है ताकि जब वो शीशे के टुकड़े आपके ज़बान को ज़ख्मी करे और ड्रग्स उसके अंदर जाए तो ये आपको एक लत लग जाती है, आप खाना ना खाओ। तो ये इतना सस्ता कैसे मिलता है? देखिए, ये इतना सस्ता इस वजह से मिलता है कि इनकी जो फ़रोख्त है वो बहुत ज़्यादा है, यानी रोज़ाना दिन को यहाँ पर 5 लाख गुटखा बिकता होगा, तो आप 5 लाख गुटखे के हिसाब लगाएं 10-10 रुपए के हिसाब से, तो ये 50 लाख रुपए बनते हैं। तो 50 लाख रुपए दिन को ये कमा रहे हैं। ये कितनी बड़ी माफिया है? ये इतनी बड़ी माफिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब भी हम यहाँ किसी न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम करते हैं तो हमें कत्ल करने की धमकियाँ दी जाती है, हमारे खिलाफ पुलिस नाजायज़ FIR काटती है। अच्छा, इस जगह के हवाले से भी था कि यहाँ पे, क्योंकि आप रैपर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी गुटखा मिलता है। अच्छा, ये शॉप तो बंद हो गई है। इस तरह और भी बहुत सारी शॉप सिर्फ आपके आने की वजह से बंद हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस अगर काम करना चाहे तो क्या वो ये दुकानें बंद नहीं करा सकती? एक न्यूज़ चैनल की कवरेज की वजह से अगर पूरी मार्केट की दुकानें गुटखे की बंद हो सकती है तो इदारों की वजह से नहीं बंद हो सकती, क्योंकि उनके घर के चूल्हे
बड़े बड़े अफसरान के घर के चूल्हे इसी गुटखे के पैसे से चलते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि गुटखा बंद हो, वो चाहते ही नहीं है कि उनकी अयाशियाँ बंद हो। एक न्यूज़ चैनल जो इसको मैं न्यूज़ 1 को सलाम पेश करता हूँ कि इतने मुश्किल हालात में वो आए, उन्होंने कवरेज की और उनके आने की वजह से यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुई है, यहाँ पर लोगों ने दुकानें बंद कर दी है और हम इसकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं। हमारा काम आवाम की आवाज़ पहुंचाना है, हम इदारे नहीं है कि डंडा लेके शुरू हो जाएं। तो जो इदारे हैं, जो टास्क फोर्स भी बना रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं भाई, तो ये आप बता, मैंने आपको जगह भी बता दी, इलाका भी बता दिया, इन गलियों में घूमते फिरते भी आपको दिखा दिया, तमाम चीज़ें दिखा दी। अब मज़ीद और किस चीज़ की ज़रूरत है? और ये एक इलाका नहीं है, ऐसे कराची शहर में पूरे इलाके हैं, अंदरूनी सिंध है, तमाम जगह पर ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इलाके वाले भी ज़्यादा कसूरवार हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ जानते पूछते, इतनी हम बातों को देखते हुए भी इसका इस्तेमाल तर्क करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, इलाके वाले तो कसूरवार आपकी निस्बत से है, लेकिन इलाके के बुज़ुर्ग अगर ताने जाते हैं, दरख्वास्त वगैरह देते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टी इलाके वाले की जो है ना दुश्मनी बन जाती है। छोटे छोटे बच्चे 10 साल 11 साल 12 साल की उम्र में जिसके खेलने कूदने की उम्र होती है, वो पहले गुटखा खाते हैं यहाँ पर, और गुटखा यहाँ गली गली जो है ना यहाँ फरोख्त होता है। कम पैसों में हर चीज़ महंगी हो गई, गुटखा महंगा नहीं हुआ। जो इंसान के जिस्म के लिए सही नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से वो सस्ता है, जो इंसान के जिस्म के लिए एक नंबर है, जिस तरह खुराक कर ले या कुछ और चीज़ कर ले तो वो महंगा है। सही, तो अपनी मेहनत से कमाई गई कमाई क्यों इन पैसों में लौटा देते हैं? ये मीठा जहर है, ये शुरू में जब एक बंदा खाता है तो उसको मज़ा देता है। इसके अंदर हम सुनने में आया कि मेंड्रस भी मिला होता है, इसके अंदर सुनने में आया कांच से मिला होता है, खून इसमें मिला होता है। तो आप हिसाब लगाए, एक छोटे से बच्चे को जब नशे की आदत पड़ जाए तो वो तो खाएगा। क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका हल तो अगर गवर्नमेंट चाहे निकल सकती है, बाकी तो मुश्किल है। आप भी गुटखा खा रहे हैं? जी बिल्कुल। कब से खा रहे हैं? तकरीबन 12-15 साल हो गए। कैसे ये आदत कैसे लगी? आदत ऐसी लगी, बस इलाका वो देख के, मतलब लोग काटे रहते हैं ना, उसके देख के इंसान को जो आदत पड़ जाती है। तो ये ना मिले तो कैसा महसूस होता है? दिमाग तो काम नहीं करता है फिर इंसान का, अगर ना खाए तो। महीने के कितने पैसे जो कमाते हैं इसमें लग जाते हैं? महीने कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपए गुटखा खा लेते हैं। 15 से 18 हज़ार का गुटखा खा लेते हैं? 10 रुपए के गुटखा हिसाब लगा दो। सही, और दिन में कितने? 50 गुटखे 100 गुटखे। 50? ये भी अभी कम बता रहा हूँ मैं आपको, एक अंदाजा बता रहा हूँ, क्योंकि एक टूटते दूसरा काटते हैं। मेरी घरवाली उसके मामू का भी इंतकाल हो कैंसर की वजह से, मैंने भाई को बताया बेटा आप देख लो। उसके बावजूद भी डर नहीं लगता? इसका मजा ऐसा है? बस मजा ऐसा है, पता नहीं क्या मंशा में डरा होता है कि इंसान खा के मजा ही आ जाता है इंसान को। बच्चे हैं आपके? जी बेटी है एक मेरी। गुटखे की वजह से आपको कुछ हो गया तो उस बच्ची का क्या होगा? इंशाल्लाह अभी मस्जिद छोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए भाई। पुलिस कहती है हमें तो मिलता ही नहीं, नजर ही नहीं आता। पुलिस को सब कुछ पता है, पुलिस अगर देखा जाए तो सब कुछ मिलते, ये नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं मिलते, सब कुछ मिलते कि इसके साथ मिलते, इसके साथ मिलते, मगर वो कोई एक्शन ही नहीं ले। आप क्या कह रहे थे? मैं पहले ही गुटखा ही बनाता था। चले मुझे बताएं इसमें क्या क्या डलता है? इसमें तो बहुत सारे तम्बाकू पड़ते हैं और बहुत चीज़ें जानलेवा चीज़ें पड़ती हैं। जब हमारे इलाके मेरे घर के बराबर में एक कैंसर से बंदा मरा तो अमान भाई की बदौलत मैंने ये काम बंद कर दिया। क्या अर्निंग होती थी? कहने का बात है, पहले से इस जमाने बनते थे, जब बोला प्रॉफिट, अब तो पुलिस वाले छोड़ते ही नहीं है। सबसे बताए तो पुलिस वाले खुद हैं, उनको खर्ची देते देते बचता ही कुछ नहीं है। उनको देना लाजमी है। कत्था मुझे बताएं ओरिजिनल होता है या ये भी कलर होते हैं? कलर नहीं होते हैं, ये कत्था ही होता है, एक यानी कि पॉलिश होती है ना बूट की, ये उससे बनता है। तो ये तो बड़ा कारखाना जाने को कहा। बहुत खतरनाक, तभी तो बंदा मरा। सुने आप, कत्था जो होता है ये बता रहे हैं, क्योंकि ये बनाते थे तो ये बता रहे हैं कि बूट पॉलिश में जो यूज होती है ना पॉलिश, उसका होता है, और जो चूना होता है वो दीवारों पे करने वाला चूना होता है, खाने वाला नहीं होता। और मुख्तलिफ किस्म के सस्ते तंबाकू होते होंगे। जो छालियाँ आती है वो कितनी लो कैटेगरी की छालियाँ होती है? बिल्कुल लो कैटेगरी छालियाँ होती है, जिसमें कीड़े भी होते हैं छालियाँ में। गुटके और मेनपुरी में फर्क क्या होता है? बहुत फर्क है। मेलपुरी सूखी होती है और गुटका गीला होता है। मेलपुरी तो पीसी जाती है। सही, और ये मावा क्या होता है? चूने के टुकड़े होते हैं उसमें, जो जानलेवा करार होते हैं। गुटका मैंने आपको दिखाया कि वो किस तरह से होता है, उसे पूरा खोल के दिखाया। यहाँ पे नस्वार भी बन रही है, इत्तेफाक से जब हम यहाँ से गुजरे तो यहाँ पे हमने देखा है। ये भी आपको दिखा देते हैं कि नस्वार किस तरह से बन रही है, ठीक है। और साथ साथ ये मेरे हाथ में मावा है, ये कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर निकाल कर, ये सूखा सूखा सा होता है, इसमें मोटी मोटी छालियाँ होती हैं और तेज कत्था और चूना होता है, ये होता है ये। नाज़रीन, ये एक और फैमिली है, यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ का भी जो घर का सरबराह है वो कैंसर के आखिरी स्टेज पर है और अभी भी जो है यहाँ पे ताला लगा है। कहाँ गए हैं ये लोग? ये अस्पताल गए। सही, कैसी तबीयत है उनकी? उसका कैंसर है मुंह का। मुंह का कैंसर, ये क्यों हुआ है? ये छालिया की वजह से, गुटखे की वजह से। तो आप लोग आस पास यहाँ मोहल्ले में लोग छालिया गुटखा नहीं खाते? कोई कोई खाते। और हमने सुना है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं सिर्फ इस गुटखे की वजह से। वैसे आपने क्या देखा है? वैसे मैंने कैंसर बहुत देखे। तो फिर उसके बाद आपको डर लगता है, आप सोचते होगे कि जी चले जी नाज़रीन वो नहीं है, वरना मैं आपको उनसे मिलवाती, लेकिन उनका भी 3rd स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया और अभी भी वो डॉक्टर के पास गए हैं। अब हम आपको भी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं
कि डॉक्टर क्या कहता है कि क्यों होता है, किस तरह से होता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ENT सर्जन डॉक्टर तलहा मौजूद हैं। किन किन चीज़ों की वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है, तमाम चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने भी ये देखा कि 3rd स्टेज का कैंसर था और उस पेशेंट को जो है वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि जब तक पता चलता है उस वक्त तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस पर फौरी तौर पर आप कैसे जो है वो काबू पा सकते हैं इस तरह की बीमारियों पे? क्योंकि पान, गुटखा, छालिया, मावा, मेनपुरी और इस तरह की चीज़ें तो हमने देखा है कि ये सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुकी हैं और इससे जान छुड़ानी मुश्किल है। जैसा आपने मेंशन किया है कि पान, छालियाँ, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, ये कॉमन चीज़ें हैं। इसके बहुत ही रेयर होता है ऐसे मरीज़ जो ये सब चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं और उनको मुँह का कैंसर हो जाए, लेकिन तकरीबन 98% पेशेंट्स वही होते हैं जिनको जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को मुंह के अंदर कोई तब्दीली नज़र आए, कोई ग्रोथ नज़र आए, कोई रंग की तब्दीली नज़र आए, या मुंह से कोई सूजन हो जाए मुंह के अंदर, या बाहर की तरफ कोई सूजन हो जाए, या गले में कोई हुदूद आ जाए, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि GP के बजाय एक ख़ास स्पेशलिस्ट के पास जाए, कम से कम डॉक्टर के पास जाए और स्पेशलिस्ट के पास जाए। जब ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं तो उस वक्त क्या स्टेज होता है, आप मुझे ये बताएं। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और स्टेज डिपेंड करता है साइज़ पे और हुदूद जो गले में आ जाते हैं इस बीमारी की जड़ें, और या वो जिस्म में फैलती हैं। इन तीनों के एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं तो स्टेज बनता है, और ये तीनों एलिमेंट्स CT स्कैन और इन्वेस्टिगेशन से पता चलते हैं। और ये कैंसर है या नहीं उसके लिए बायोप्सी ज़रूरी होती है। हमारे पास अक्सर मरीज़ स्टेज 3, स्टेज 4 के आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेज 3 या 4 को हम ऑपरेट नहीं कर सकते। इसमें और एलिमेंट्स हैं जिनको देखा जाता है कि वो स्टेज 4 कहीं शेयरक को तो नहीं उसने इनकेस कर लिया, या वो ब्रेन के करीब तो नहीं चले गया, या वो गर्दन से नीचे बीमारी तो नहीं आ गई। ये कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से हम ऑपरेट नहीं करते, लेकिन ये यूजुअली स्टेज 4 के बाद होती हैं। तो स्टेज 3, स्टेज 4 तक और कुछ स्टेज 4 भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। बढ़ते हुए स्टेज के साथ 5 साल की सर्वाइवल कम होती रहती है। स्टेज 1 में जैसे 80% चांस होती है कि 5 साल के बाद वो ज़िंदा रहें, इसी तरह से स्टेज 4 में 25 से 30% चांस होती हैं कि वो 5 साल के बाद ज़िंदा रहें। एक साहब ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि हम दिन में 50-50, 100-100 गुटखा खाते हैं। जब आप एक चीज़ लगातार खाते रहोगे तो मेरा ख्याल है उस वक्त तो फिर महसूस होना भी बंद हो जाता है। आदत इनको डेवलप हो जाती है, और एक कम्युनिटी इस तरह की होती है कि एक खा रहा है, दूसरा खा रहा है, जैसे मैकेनिक हैं, बहुत सारे एक साथ मिलके खा रहे हैं। लेकिन कैंसर वो समझते हैं कि हमें नहीं होगा, किसी और को हो जाएगा शायद, लेकिन इन्हीं में से लोग हैं जिनको कैंसर होता है। मुंह के कैंसर जिनको होता है वो तकरीबन 98% वो लोग होते हैं जो ये 5 छालियाँ गुटखा खाते हैं। मुंह का कैंसर कितना तकलीफ दे होता है? शुरू में तो जब ज़ख्म बनता है तो उसमें अक्सर तकलीफ़ नहीं होती, वो एक सूजन के तौर पर प्रेजेंट करता है। जब वो बड़ा होता रहता है तो उसकी तकलीफ़ें डिपेंड करती हैं कि वो किस एरिया में। अगर वो ज़बान में है तो वो बोलने में तकलीफ़ करेगा, अगर वो गाल में है तो चेहरे पे सूजन कर देगा, वो अगर जबड़े की हड्डी में चले गया तो वो दांत तोड़ देगा, मुंह से खून आ सकता है, कीड़े पड़ सकते हैं। एक ऐसी फैमिली से मिले जिन्होंने बताया कि उनके बेटे के सर पर, मुंह पर इधर कीड़े थे और वो कीड़े मार दवाई जो है वो इन जख्मों पे लगाया करते थे। देखिए, आमतौर पे कीड़े की वजह से तो नहीं मरते, लेकिन ये बीमारी इटसेल्फ इतनी बढ़ जाती है और कि फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उस पर मक्खी बैठ जाती है और वो अंडे देती है। उसके बच्चे होते हैं जो ये कीड़े होते हैं, बेसिकली वर्म्स, तो ये खा रहे होते हैं, उनको खुराक मिल रही होती है, तो ये बेसिकली एडवांस डिजीज़ में होता है। इलाज कितना महंगा है इसका? मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ कॉस्ट होती है सर्जरी की। कई इलाकों में होती है, यानी कम से कम 2, 3, 4 लाख से लेकर 10 लाख, 12 लाख। अगर तो इलाज किया जाए तो इसका पहला ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के बाद फैसला होता है कि शुआएँ मिलनी है, कीमोथेरेपी मिलनी है नहीं। अगर तो कोई ऑपरेट ही नहीं हो सकता है तो फिर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और वो ऑपरेट क्यों नहीं हो सकता? ऑपरेट इस वजह से नहीं हो सकता कि शहरक के करीब है, नीचे चले गया है, ब्रेन के करीब चले गया है, ये ऐसी जगह पे चले गया है कि हमें लगे अच्छा सर्जन के हम उसको मुकम्मल नहीं निकाल, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। फिर उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर हम कीमोथेरेपी शुआएँ देते हैं, कुछ ना कुछ उससे बेहतरी आती है, कम होता है, लेकिन आमतौर पर क्योर नहीं होता। ऐसा भी हुआ है कि जब ये लोग अपनी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो दोबारा से कैंसर आ जाता है। ये बीमारी वापस आने के चांसेस हमेशा होते हैं। ये 2 महीने बाद भी आ सकती है, 2 साल बाद भी आ सकती है, तो हम उस वक्त के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं
तो जब वो आते हैं उस वक्त उनकी क्या कंडीशन होती है? मुख्तलिफ होती हैं, किसी के मुंह पे सूजन आ जाती है, किसी के अंदर हुदूद पैदा हो जाता है। हमारे साथ एक इदारा लिंक्ड है, ज़फ़र सीमा तहसीन फाउंडेशन, जिन्होंने तकरीबन हमें कोई 30-40 मरीज़ों की ट्रीटमेंट फ्री करवाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सिर्फ उन्होंने ट्रीटमेंट ही नहीं कराई बल्कि ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने पेशेंट्स की शादियां करवाई हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई थी, उनको रोज़गार दिया है। गुटखा, मेनपुरी, मावा, इनमें ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है? एक से ज़्यादा होते हैं, और इस पर भी कोई रिसर्च वगैरह हुई? जी बिल्कुल रिसर्च हो रही है। तो वो ज़बान के अंदर क्योंकि वो रहता है एक जगह पे कई मरतबा, तो वहाँ के वो सेल्स को फिर वो मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाते हैं उस जगह के सेल्स। इन लोगों की काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है क्योंकि इस वक्त ये जिस ट्रॉमा में होते हैं? बिल्कुल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि अब उनको जिस वजह से हुआ है उस चीज़ का उनको एहसास से ज़्यादा इस चीज़ का दिलाने की ज़रूरत है कि अब ट्रीटमेंट लेनी है। जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे? छोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अहद करना होगा कि हमें छोड़ना है। कुछ खाना है तो वो अल्टरनेटिव चीज़ें देखें, जैसे टॉफ़ी हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, चने हो गए, अगर मुंह में रखने की आदत है। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आगाही फैलाना चाहते हैं और इसीलिए ना सिर्फ आज हमने उन लोगों से भी आपको मिलाया जो कि कैंसर का शिकार हुए, बल्कि हम आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे जिन्होंने कैंसर से जंग लड़ी है और अब एक सेहतयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ सईद मौजूद हैं जो कि 20 साल तक जो है वो गुटखा खाते रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या 20 साल तक गुटखा खाते रहे? तो ये आदत पहले कैसे डली? पान खाने की आदत पड़ी, उसके बाद फिर गुटखा खाना शुरू हो गया, इस वजह से आदत पड़ी। आपको क्या मुंह में चेंजिंग महसूस हुए जो आप डॉक्टर के पास आए? वैसे दिल किया कि अब नहीं खाना है, छोड़ दूँ, तो मैंने छोड़ दिया। तकरीबन 6 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़बान पे कुछ छाले वगैरह पड़ रहे हैं। उसकी वजह से मैं फिर 2-3 जगह पर गया, लेकिन कुछ मुनासिब मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। उसके बाद मेरी फिर डॉक्टर तरह से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हम करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, बायोप्सी करेंगे। सिर्फ छालों की वजह से या वो छाले बढ़ते चले जा रहे थे? छाले पहले छोटे थे, पहले छोटा छाला था, फिर बढ़ गया वो बढ़ने की वजह से मुझे टेंशन हुई ना, तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। लेकिन बायोप्सी के बाद ये हुआ कि भाई इसका आप ऑपरेशन हो, ऑपरेशन करवाया और आज आपके सामने माशाल्लाह। ज़बान का ऑपरेशन हुआ? ज़बान का। किस स्टेज का? 2nd स्टेज पे था शायद। कितने अरसे तक आपका इलाज हुआ? कितने अरसे तक क्या वो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तकरीबन 4-5 महीना मेरी ज़बान मतलब मैं कुछ खा पी नहीं सका हूँ। लिक्विड पे था, लिक्विड के बाद उसके बाद हल्की ग़िज़ाएं खाना शुरू की। सही, फिर दोबारा जब आप आए होंगे तो आपके टेस्ट वगैरह हुए होंगे? बिल्कुल हुए। केमो वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, केमो मेरा नहीं। अब जो लोग आपको देख रहे हैं क्या मैसेज देंगे आप उनको? अज़ियतनाक तो देखिए इतना है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, कटे पिटे लोगों को, कि यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, कीमो वगैरह हो रहा है, उससे चेहरा जल भी जाता है। अज़ियत से बचने के लिए बेहतर है कि ना खाएं। नाज़रीन, से पहले मैंने आपको एक फैमिली से मिलाया था जिसमें जो साहब थे जिनको 3rd स्टेज का कैंसर था, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो एक फाउंडेशन है ज़फ़र सीमा तहसीन फाउंडेशन, और जब हमने इनसे जिक्र किया तो इन्होंने कहा है कि उस पेशेंट को हमारे पास रिकमेंड करें, जितना हो सकता है, जिस तरह से हो सकता है, जो ट्रीटमेंट हो सकती है वो उनकी करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ एक और पेशेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर खान। क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था? मैं यहाँ पे मैडम तकरीबन फरवरी के अंदर आया था, दूसरे महीने में इस साल की, 2023 की। तो मैंने बायोप्सी करवाई थी, तो बायोप्सी के अंदर जो है वो जरासीम हुआ है ट्यूमर के। तो फिर मैंने अपने मेरे दोस्त के जरिए यहाँ पे डॉक्टर तला के पास आया। सही, लेकिन आप क्या खाते क्या थे ऐसा? मैं छालिया भी यूज़ करता था और तम्बाकू भी यूज़ करता था काफ़ी सालों से, तो जिसकी वजह से जो है मेरी दाढ़ के अंदर तकलीफ़ हुई, फिर उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर तलार ने और डॉक्टर ताहिर ने दोनों ने मिल के जो है मेरा ऑपरेट किया, कामयाब, अल्लाह का लाख शुक्र है, और सारी चीज़ें जो है वो निकाल के और मेरा पीस लिया सीने का टेस्ट का, वो लगाया, और बाकी जो है जब से जो है वो अल्लाह ताला के शुक्र है लाख। अभी मेरी रेडिएशन शुरू नहीं हुई है, 2 महीने से ऊपर हो गया, 3रा महीना चल रहा है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप रेडिएशन कीमो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के ऊपर, इंशाल्लाह पूरा यकीन है अल्लाह पे। मैंने लेकिन ये जो दर्द और अजियत आपने सही, ये लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ ये इबरत है, जो मुझे अल्लाह ताला ने जिंदा रखा है ना, मैं ये कहता हूँ लोगों को, लेकिन नहीं मानते। किसी दौर में आपको भी लोग समझाते होंगे तो आप नहीं सुनते होंगे ना? समझाते हैं लेकिन नहीं समझा, ठोकर लगी ना, आप देखो पता चल गया। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी 1 साल की माशाल्लाह, एक बेटा है 3 साल का। उनके साथ छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ने जब भी मेरे को मौका दिया, मैंने अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह पाक मेरे को इनके लिए
मुझे जिंदा रखो। क्या बोलूं क्या तकलीफ, ये दर्द बहुत अजियतनाक होता है। ये कहना सिर्फ एक लफ्ज़ है, लेकिन जो ये सहता है ना, जो ये बर्दाश्त करता है, सबका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है अभी कसम से। उसने बहुत मेरे को इतना बड़ा वेट हुआ मेरा, मुझे कुछ भी नहीं मेरे साथ रहा हूँ खड़ा। मैंने कहा रहा मेरे साथ खड़े रहना, मेरे बंदे मेरा साथ नहीं रहेंगे, तू रहेगा बस। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाबी, तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अगर इसके बाद भी जो नादान लोग नहीं समझ रहे, तो फिर उनके लिए मेरे पास अल्फाज। इंसानी जान को नुकसान पहुंचाने वाली इन चीज़ों की रोकथाम से ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम में ये आगाही आनी चाहिए कि वो खुद अपनी सेहत के असल मुहाफ़िज़ हैं, क्योंकि गुटखा, मेनपुरी, मावा में मौजूद खतरनाक केमिकल कुछ ही अरसे में इंसान को बीमार करके कब्र तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जिस दर्द से मरीज के साथ उसके घर वाले गुजरते हैं, वो ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID या स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।